साथियों, मैं हूं पवन हिलिया और आज हम पहुंचे हैं इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी आंजना के पास। आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि पार्टी के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, क्या रणनीति है। ईश्वर सिंह जी, आपका राजनीतिक हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आपकी जो पार्टी है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तीसरा विकल्प बनकर सामने उभर रही है। आपकी पार्टी के क्या मुख्य उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर आपकी पार्टी जनता के बीच में आई है? जी, हमारी पार्टी के मुख्य उद्देश्य है राइट टू रिकॉल लाना। और जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है, और ख़ास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो चरम पर पहुंच चुकी है। तो हम लोगों ने कुल मिला के राजनीति में कदम रखने का कारण यही है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है वो राजनीति को सुधारने के लिए हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, ताकि इस राजनीति को ज़रा सेवा भाव से किया जाए, न कि एक बिजनेस के तौर पर किया जाए। अभी की जो वर्तमान सरकार है इसमें एक तो तोड़जोड़ की सरकार बनी है, उसके बाद किसानों को कहीं ना कहीं सरकार में जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो वर्तमान की स्थिति में किसानों को मिल नहीं रहा है। पिछले साल का भी मुआवजा अभी तक आया नहीं है और किसानों की कई जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं किसानों को वंचित करने का ऐसा चल रहा है। उसके विषय में आपकी पार्टी का क्या मांग है इसको लेकर? जी, अभी किसानों की अगर बात करें अपन लोग, तो किसानों की हालत सबसे ज़्यादा अगर ख़राब किसी देश में है तो वो भारत में है। और उसमें भी अगर भारत में भी बात करें कि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत कहाँ के किसानों की है, तो मध्य प्रदेश के किसानों की है। क्योंकि न तो उनको बेचारों को ये जो दल बदलू राजनीति की गई अभी, जिस प्रकार से राजनीति में उठापटक हुई है, जिस तरह से खरीद फरोश की राजनीति का जो अभी ज़माना चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके तहत देखें तो जो किसानों का बीमा पिछले साल आना था वो इस राजनीति के चक्कर में आया नहीं है। क्योंकि ये लोग सरकार बनाने बिगाड़ने में इतने व्यस्त थे कि किसानों को भूल गए। और अभी बात करें तो अगर राजधानी के पास में एक किसान ने भी आत्महत्या करी थी सीहोर में, तो अगर राजधानी के पास के किसान की यह हालत है कि वहाँ के पास के किसानों को अगर आत्महत्या करनी पड़ रही, तो आप सोच सकते हैं कि राजधानी से जो दूर दराज के किसान हैं उनकी हालत कितनी दयनीय हो गई होगी। आज किसान आत्महत्या ना करे तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले ही तो उसको कई तरीके से मार दिया है। उसको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, बीज उपलब्ध नहीं हो पाता समय पे, खाद में कालाबाजारी भरपूर तरीके से चलती है। और ख़ास करके नेताओं ने अपने घरों की अगर बात करें, जो नेता अगर चुनाव से पहले की उसकी राशि देखेंगे और जब दोबारा चुनाव लड़ने आता है तो उसकी राशि देखेंगे तो अरबों खरबों में बढ़ जाती हैं। मतलब कोई सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आते। दोनों दलों ने अपने जेब भरने का कारण राजनीति को बना लिया है। और किसानों की हालत तो इतनी बुरी है कि अगर मैं जैसे खुद किसान हूँ, मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, मैं अभी बता सकता हूँ कि जिस तरह से बिजली हमें मिलती है तो 4 गुना दामों में बिजली मिलती हैं। घरों में 2 या 4 लाइट के कनेक्शन बल्ब होते हैं, एक आध टीवी होती है किसी नॉर्मल किसान के घर पे, 2-3 फ़ैन होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और उसका बिल 9-10 हज़ार रुपये लोग देते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ये कहाँ तक किसानों के बारे में सोचते हैं, कितना किसानों के बारे में सोचते हैं। अभी भी इन्होंने किसानों का बीमा डालने का जो ढोंग रचा है, जिस तरह से किसानों ने इनके विरोध करना शुरू करा, तो इन्होंने एक नया ढोंग रचा कि हम आपके बीमे की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये बोल दिया गया है कि जिन किसानों ने कर्ज लिया उनका पहले कर्ज की राशि काटी जाए, उसके बाद बचता है तो उन्हें बीमा दिया जाए। मतलब सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि कोरोना काल में आप लोगों ने रोड की बसों का टैक्स माफ़ कर दिया, मतलब बसें वाले गरीब थे क्या फैक्ट्री वाले गरीब थे जो आपने उनका बिल माफ़ कर दिया? किसान आपको अमीर लगते हैं। तो इस तरह सरकार अंधी हो चुकी है। जैसा आपने बताया कि अभी जो बीमा राशि जो सरकार डालने वाली है, वो उन्होंने सीधा एक आदेश जारी कर दिया कि जो भी बीमा राशि आएगी किसान की, वो उसकी केसीसी की राशि में जमा कर दें। अब 6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, किसान पूरी तरह से अपना कोई काम नहीं कर पाया, कोई ये नहीं कर पाया। पिछली फसलें बर्बाद हो गई थी। अब इस जो फसलें हैं खरीफ की फसलें, ये भी कहीं ना कहीं पानी कम गिरने की वजह से ये भी बर्बाद हो गई। अब किसानों को यहाँ पर दोहरी मार पड़ रही है। बीमे की जो राशि कहीं ना कहीं किसानों को एक तरह से थोड़ा उससे राहत मिलती, कहीं ना कहीं वो अपना घर परिवार चला सकता है। और जो उन्होंने जो खर्चा लगाया था वो कहीं ना कहीं उस बीमे की राशि से वो किसी से उधार लिया होगा तो उनको राशि कर सकता है। अब सरकार ने डायरेक्ट केसीसी में काटने का कर दिया है, इससे किसानों को कितना नुकसान होगा? आप खुद किसान पुत्र हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में अगर किसान आत्महत्या करता है तो मैं तो कहता हूँ किसान कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास आपने कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। ना तो आपने उसको पैसा जो आप बीमे की जो राशि दे रहे थे एक सहायता के तौर पे, वो भी उसका हक था, क्योंकि बीमा राशि आप काट रहे हो पहले उनसे, और फिर बीमा दे रहे हो उसको भी आपने केसीसी में कन्वर्ट करवा दिया बेचारे का। और आप फिर बोलते हो बोले हम किसान की सरकार है। आप कहाँ की किसान सरकार है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि आप कभी घर पे किसानों के घर एक दिन रहिए। ये हेलीकॉप्टर से सर्वे करने से या रोड पे सिर्फ निकलने से किसान नहीं बना जाता। किसान का वास्तविक दर्द समझिए, किसानी को करके देखिए। आपने एक जगह ट्रैक्टर चला के दिखाया, आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में,
जैसे आपने साबित कर दिया कि आप बहुत बड़े किसान हैं, आपने ट्रैक्टर चलाया है, उस ट्रैक्टर के नीचे जो उसकी मेहनत लगी है, जो खेत में जो उसका वो हुआ है, वो आपने नहीं देखा है। अभी आपने गुना में एक किसान परिवार को, पूरे परिवार को मार डाला आपने, तो वहाँ पे भी आपको कहीं किसान का दर्द नहीं दिखा। तो मैं ये तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि दोनों सरकार किसानों के बारे में सोचती है। अगर किसानों के बारे में सोचती तो ना अभी ये जो इन्होंने जो दिखावा किया है बीमा डालने का, बीमा राशि डालने का, सिर्फ इन्होंने दिखावा किया है, क्योंकि सरकार के पास किसी प्रकार का कोई पैसा है नहीं। जो पैसा बचा हुआ था, कुछ पैसा सरकार के पास, उसमें शिवराज जी ने एक अच्छा हेलीकॉप्टर ज़रूर लिया है, जो मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। अच्छा, मतलब अभी जो एक बार सरकार शिवराज जी की जाने के बाद नई सरकार आई है, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हम एक हेलीकॉप्टर को ही मान सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही, या फिर हम उपलब्धि माने कि इन 22 विधायक कांग्रेस की तोड़ के अपनी सरकार बनाई, ये भी इसको हम बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं सरकार की। जी बिल्कुल, इनकी 2-3 उपलब्धियाँ बड़ी मायने रखती है। एक हेलीकॉप्टर खरीदना, विधायकों को खरीदना, किसानों को मारना, अभी जो बेचारे छात्र बेरोजगार वाले रोजगार लेने के लिए गए थे, उनको जिस तरह से इन्होंने पीटा, लाठियाँ बरसाई भोपाल में, ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसको मध्य प्रदेश हमेशा याद रखेगा। और याद ही नहीं रखेगा, अभी उपचुनाव में साबित भी करके देगा, बता के भी देगा कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया मध्य प्रदेश के लिए। ईश्वर सिंह जी, एक और जो है इन विधायकों का जो शुरुआत चुनाव लड़ते हैं, जैसे आपने बताया, वो वास्तविकता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। शुरू में जो विधायक चुनाव लड़ता है उसकी जो आय का जो लगता है वो, और सेकेंड बार चुनाव या थर्ड बार जब भी बार चुनाव लड़ता है, या फिर 2-4 महीने बाद भी उसका अगर अकाउंट खंगाले तो उसका मतलब एक ढंग से इतना स्पीड बढ़ जाती है उसके। वो आखिर कैसे होता है, क्या मतलब, जैसे किसान अगर किसानी करता है तो किसान अपने खेत से कमाता है, मतलब कि उसके पास इनकम का सोर्स है। अब विधायक जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई काम नहीं करते हैं, उनकी राशि एकदम से उनका इतना बैंक बैलेंस जो है वो इतना कैसे बढ़ जाता है? आपको इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर अपन ज़्यादा किसी की बात ना करें, अभी जो विधायकों ने दल बदलू करा होगा, जिनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी हमारा कहना नहीं मान रहे थे, सरकार हमारे को अवहेलना कर रही थी, कमलनाथ जी के बारे में जो भी इन लोगों ने कहा है, तो मैं उन्हीं विधायकों से पूछना चाहूँगा कि क्या शिवराज जी आपकी दिन रात बात मानते हैं? जो आप चाहते क्या हैं कि बस अपना जेब भरना, अपना घर भरना, उसके लिए आप तरीके बदलते हैं। राजनीति को जिस तरह से इन्होंने गंदी कर दिया है, मैं तो कहता हूँ कि पहली बात जो हमारा जो राइट टू रिकॉल है, उसमें भी हमने मेंशन किया है, और हम लोग करना भी यही चाहते हैं। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए आए नहीं हैं, हम लोग राजनीति को सिर्फ सही दिशा देने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारा सोचना है कि अगर राजनीति, सभी लोग, आपने जब भी देखा होगा कोई भी नेता प्रचार पे आता है तो वो बोलता है मैं जनसेवक हूँ, मैं जनसेवक हूँ। तो मुझे आज तक किसी भी देश में ये नहीं दिखा कि जनसेवक को तनख्वाह मिलती हो। किसी भी कंट्री में जनसेवक को तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ एक अपना हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ जनसेवकों को तनख्वाह मिलती है। ईश्वर जी, आपने राइट टू रिकॉल की बात करी, क्या है इसका, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, और क्यों इसकी मतलब आवश्यकता आपकी पार्टी को लग रही है? आखिर ऐसा क्या राइट टू रिकॉल में है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे जनता का भला हो जाएगा? आपकी पार्टी जिस चीज़ को लेकर चल रही है, आपकी पार्टी का कहना है कि राइट रिकॉल लागू होना चाहिए, तो जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या इस कानून में है, वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, राइट टू रिकॉल से जनता का बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो जिस तरह से ये चुनाव की जो मार पड़ती है प्रदेश के ऊपर, अभी उपचुनाव की मार पड़ी है, इससे जनता बच जाएगी। और राइट टू रिकॉल में जो दल बदलू राजनीति होती है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और एक राजनीति जिस तरह से होनी चाहिए, जो समाज सेवी लोग हैं वही राजनीति करने आएंगे उसके बाद। क्योंकि राइट टू रिकॉल में ना तो आप सैलरी ले पाएंगे, ना कोई सरकार की सुविधा ले पाएंगे। अगर आप चुनाव लड़के सेवा करने के लिए आए हों तो आप सेवा करिए, मेवे की कल्पना मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि सैलरी मिले, और अगर राज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि अगर विधायकों को सैलरी देना है तो क्यों ना इसमें भी एग्ज़ाम का सिस्टम कर दिया जाए कि आप पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपको विधायक बनाया जाएगा, आपको ये डिपार्टमेंट इस नंबर से दिए जाएंगे। तो क्यों ना बेचारा जो बेरोजगार है उनको परीक्षा देके उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएं। अगर आप सेवा के लिए आए हो तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जो पुरानी कार है उसमें घूमिए, आपको जो सुविधा चाहिए वो अपने घर से लीजिए। राजनीति में पैसे का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर जनप्रतिनिधियों को तनख्वाह दी जाती है, वेतन दिया जाता है, तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। क्योंकि आज युवा इतना बेरोजगार है, वो कंपटीशन की तैयारी करेगा, हर तैयारी के बाद भी आज कहीं ना कहीं उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है। वो जाता है, एग्ज़ाम देता है, फिर आ जाता है और बिल्कुल नहीं मिल पाता। क्यों ऐसा हो? अगर ऐसा हो जाता है कि विधायकों के लिए भी ये कानून लागू हो जाएगी, भी आपको अगर बनना है तो कहीं ना कहीं कुछ पात्रता रहे। क्योंकि आज अपने भारत में हम देखें अगर, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना साइन करना भी नहीं आता है। ऐसे लोग भी बड़े बड़े मंत्री संतरी बनकर रहते हैं। तो
कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो चुनाव के मैदान में जाते हैं, इनके लिए कुछ पात्रताएं होनी भी अनिवार्य है। जी बिल्कुल होनी अनिवार्य है। इनके लिए भी एक क्वालिफिकेशन बनना चाहिए कि आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो ही आप बन पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई अंगूठा छाप या मंत्री बन जाता है तो उसको ये तो पता नहीं रहता है कि क्या नियम में आता है, क्या नियम में नहीं आता। किसी ने फ़ोन लगा दिया उन्हीं के वालों ने कि भाई साहब मुझे ये तकलीफ हो गई है, भाई साहब को तकलीफ क्या हुई वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उस चीज़ को सीधा रिएक्शन कर डालेंगे। बेचारे जो अधिकारी जो अपने नियम में काम करेंगे उनके ऊपर गरज बरस पड़ेंगे, जबकि अधिकारी सही कर रहा है पर ये नेता लोग करने नहीं देते। मैं कहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो ये कि उन लोगों को सही तरीके से और नियम से काम नहीं करने देना ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये इसमें नियम कायदे की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार में माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसमें कहीं ना कहीं नियम कायदे से ही हुई होगी, तभी इतने बड़े बड़े जो माफिया, जिनको हम अपने मंदसौर जिले की बात करें, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, इतने बड़े माफिया जिनके घर के आसपास भी आम आदमी तो जाने से डरता होगा कि यार इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा आदमी है, अपन इसके आसपास भी नहीं जा सकते, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमलनाथ सरकार का एक प्लस पॉइंट रहा होगा। आपकी पार्टी इस चीज़ को कैसे देखती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा काम किया था माननीय कमलनाथ जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। बाकी उनकी सोच उनकी पार्टी से मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि अपन बात करें तो कांग्रेस का जो लहजिया है वो कमलनाथ जी के लहजिए से नहीं मिलता है, और उसी प्रकार से वो पार्टी का टूटना भी तय हुआ है। क्योंकि ये जो जितने भी दल बदलू नेता आए हैं अभी, इनको ये लग गया था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने जो अच्छा नियम चालू करा, अच्छा अभियान छेड़ा है, उसमें हम पिसा जाएंगे, इसीलिए सरकार का गिरना तय हुआ। और माननीय शिवराज जी ने इसलिए सरकार बनाने की जल्दी करी क्योंकि उनके अगर कारनामे उजागर किए जाएँ तो उससे ज़्यादा कारनामे किसी के हैं नहीं। जितना खोद खजाना शिवराज सिंह जी का, आज हर किसी भी बिजनेस को आप ले लेंगे उनमें उनका 20% से 40% शेयर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, मतलब मामा जी इतने बड़े, वो कंस भी छोटा पड़ गया इनके आगे। और हम लोगों ने एक उम्मीद बांधी थी, जैसे हम बात करें कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी की तो ना सही पर इधर की मालवा की जनता ने सिंधिया जी पर भरोसा करा था। सिंधिया जी के भरोसे कमलनाथ जी के पार्टी को वोट भी मिले थे, कांग्रेस को भी। तो जो हम लोगों ने सोच के मतलब सोचा था कि ज्योतिराज सिंधिया जी एक कृष्ण की भूमिका निभाएंगे, मामा को मारने में, कंस को मारने में भांजे का बड़ा रोल रहा है जो पुरातत्व में दिखाया गया है। तो हमने यही माना था कि जो सिंधिया जी हैं वो एक कृष्ण का रोल निभाएंगे, बाकी वो जरासंध के रोल में चले गए। उन्होंने भी एक ही थाली में बैठ के खाना शुरू कर दिया है। तो अब मध्य प्रदेश के जनता के पास कृष्ण तो चाहिए ही चाहिए, बाकी कृष्ण अब ये कि नया अवतरित होगा। जैसे कि वासुदेव जी के जेल में जाने के बाद कृष्ण का अवतार हुआ तो सेम यहाँ पे भी मान सकते हैं कि नई पार्टी के द्वारा ही कृष्ण का अवतार होगा, क्योंकि ये दोनों तो वही हो गए, एक जरासंध हो गया और एक कंस हो गया है। इसीलिए हमें तीसरे विकल्प की जरूरत पड़ी है और आज हम बन के आए हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आपकी पार्टी जो काम कर रही है, जनता के बीच में जिस चीज़ को लेकर जा रही है, जैसे जनता का फायदा आपकी पार्टी सोच रही है, जो आम जनता से हमने जो देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने महसूस किया है आम जनता के बीच में जाकर, आपकी पार्टी की जो कार्यशैली अभी चल रही है वो काफ़ी एक आम जनता के हित में है। अभी आपकी पार्टी द्वारा आधे दाम में राशन की भी एक योजना लागू की है। कितने आपने अभी तक स्टॉल इसके खोले, कितनी दुकानें खोली और कहाँ तक ये योजना पहुँची है? जी, अभी हमने एक जन कल्याणकारी योजना चलाई है जिसमें गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, हमने सभी को एक समान लिया है। क्योंकि हमारा कहना है कि गरीबी शब्द को हटाना है तो गरीब अमीर को हटाना पड़ेगा पहले। अगर आप अमीर बोलेंगे तो गरीबी शब्द ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा, ना तो आप अमीर बोलो ना गरीब बोलो। इसके लिए हमने एक जन कल्याणकारी योजना शुरू करी है जिसमें जन कल्याण केंद्र खोले जा रहे हैं हर जगह, जिसमें आपको रोज़मर्रा की सामग्री आप जो भी ले लें, कम से कम 45 से 53 चीज़ें हमारे यहाँ मिलती है, उस सामान में मिलती है जो आधे दामों में आपको मिलेगी। जैसे कि सपोज़ करें आप कोलगेट मार्केट से लेते हैं 50 रुपये में, तो वो हम 25 रुपये में, शक्कर आप 40 की लेते हैं तो वहाँ पे 20 रुपये में मिलेगी। और ये सीधा सीधा हमने जनता को फ़ायदा दिया है, इसमें कोई हमने राजनीति नहीं डाली। हम लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं। और इसके बाद भी हम लोगों ने एक चीज़ और करी है कि जो जनता वहाँ से सामान ले जा रही है उनको एक बार उनका जो डाटा हमारे पास आता है, हम हमारे जो सेंटर है वहाँ से उनको कॉल करके बार बार उनसे अपडेट लिया जाता है कि उनके घर में, परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ पर हमारे द्वारा फ्री दवाई पहुँचाई जाती है, फ्री मेडिकल चेकअप पहुँचाया जाता है। ये हमने जनता के लिए करा है और इसमें कोई राजनीतिक सार नहीं करा है। हम लोग सेवा करने आए हैं, हम लोग मेवा खाने नहीं आए। ईश्वर सिंह जी, ये जो आपने जो जन कल्याणकारी ये योजना जो लागू की है, आधे दाम में गरीब या मध्यम वर्ग या कोई भी उस स्टोर से ये भी नहीं है कि भाई आप गरीब हो तो ही लोगे, भले अमीर आदमी भी आधे दाम में उसको मिल जाएगा। ये एक तरह से सोचने में भी असंभव लग रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी, जबकि मार्केट में आज तो लोग जो भी रहते हैं, अपन बिचौलिए जिनको बोलते हैं, वो किसी भी चीज़ का जो रहेगा उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहा है। भैया अगर 50 में मिली है तो सामने वाले किसी भी को, गांव वाले को, गरीब को, किसी को भी, या जनता को माल बेच के उस 50 वाली चीज़ को 100 रुपया कमाया जाए या 70 रुपया कमाया जाए, ज़्यादा कमाने की कोशिश में रहती। और आपकी पार्टी ने उसको आधा कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं डाउन में
तो कैसे ये असंभव चीज़ को कैसे संभव किया, कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि किसानों गरीबों को भी इस तरह से आधे दाम में मिलना चाहिए, असंभव चीज़ को कैसे आप लोगों ने संभव किया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने और पार्टी के कुछ सदस्यों ने मिलकर विचार करा था कि किस तरह से देश से बेरोजगारी खत्म की जाए, महंगाई खत्म की जाए। तो हम लोगों ने जब विचार करा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहीं बनती है, बस उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ज़बरदस्ती दाम में बढ़ाए दामों में बेचा जाता है। जो कि मोदी जी ने जो कहा आत्मनिर्भर भारत, वो सिर्फ कहने में था, और हमने उसको जब साकार करने की कोशिश करी, जब उन सारी चीज़ों पर विचार करा तो हमने कहा कि यहीं की चीज़ यहीं पे बेची जा सकती है, उसको फैक्ट्रियों में ना जाके उधर उधर बिचौलियों के पास या मुनाफाखोरी या काला बाजारी अगर इसकी बंद करते हैं तो हम कम से कम दामों में यही चीज़ें सारी वापस लोगों के सामने प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें कुछ फंडिंग हमारे ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है जिससे ये लोगों को आसानी से और सरल दामों में मिल जाए। ईश्वर सिंह जी, अभी तक कितने स्टोर मतलब अपने मध्य प्रदेश में इसके खुल चुके हैं? जी, अभी 45 से 50 स्टोर मध्य प्रदेश के अंदर खोले जा चुके हैं और बहुत जल्द मंदसौर जिले में भी 4 से 5 स्टोर अभी शनिवार से सोमवार के बीच में ओपन होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो राजनीति में उठापटक हुई, उसके बाद उपचुनाव आने वाले हैं। ये समझिए कि उपचुनाव की बिल्कुल ही तैयारियां हो चुकी हैं। हरदीप सिंह जी डंग का प्रचार गांव-गांव में हो रहा है, चल रहा है। कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी पार्टी उपचुनाव को कैसे देखते हैं? क्या आपकी पार्टी की रणनीति है उपचुनाव को लेकर? ये हमारी पार्टी की जो रणनीति है उपचुनाव में, वो सिर्फ उपचुनाव के लिए लेके नहीं चलते हैं हम लोगों को हमेशा फ़ायदा मिले, हमेशा चीज़ मिले, इसके लिए हमने जनता से डायरेक्टली जुड़ने का रास्ता देखा है, न कि ढोल नगाड़ों से बजा के हमने प्रचार करने का रास्ता देखा है। हमने अभी उपचुनाव में पूरी तैयारी करी है। बाकी हमने चुनाव में कैंडिडेटों की घोषणा इसलिए नहीं करी कि हमारी टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं। आप लोग खुद डिसाइड करिए कि किसे बनाना है। हमारा ये फैसला नहीं है कि ना कभी भी पार्टी का ये फैसला होगा कि ऊपर से फैसला आया है कि आपको बोल दिया गया कि इटली वाले को प्रधानमंत्री बना दो, आपको बोल दिया गया चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही लोगों के बीच से उसको लाया जाएगा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 25 से 30 से 35 साल के युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे और अधिक से अधिक किसानों को मौका देंगे, क्योंकि हमें ना तो पुराने राजनीतिक के चाणक्य चाहिए, न ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ अपना घर भरने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे हो, जो ज़मीनी की समस्याओं को समझ सकें। जो आज ज़मीन में है वही कल इन लोगों की समस्याओं को समझ सकेंगे। ईश्वर सिंह जी, अब उपचुनाव है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी या नहीं, ये चीज़ भी एक मायने रखती है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं जनता से सीधे जुड़ के कर रहे हैं। तो इस उपचुनाव में आपकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी? जी बिल्कुल, 27 सीटों पे 28 सीटें हो गई हैं। अब 28 सीटों पे हमारे उम्मीदवार बिल्कुल उतारे जाएंगे और जनता की पसंद से ही उतारे जाएंगे। और मैं आशा और उम्मीद भी हमें कि जनता हमारा पूरा समर्थन करेगी। 10 से 12 सीटें हमारी पार्टी निकालेगी भी। जी, अब अपने मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा भी खाली है, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भाजपा से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। उनके जो उम्मीदवार आए थे उनके साथ भी शायद जो दावेदार थे जिनके बहुत अच्छा चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं उनका खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपकी पार्टी यहाँ से सुहासरा से किसको अपना दावेदार उम्मीदवार बना सकती है? जी, हम लोग सुहासरा से उम्मीदवारी की अभी चल रहा है, हमारे पास 2-3 नाम है पैनल में। बाकी हम लोगों ने अभी एक मॉक पोल चालू करा है जिसमें हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो हर गांव जाके लोगों की पसंद पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। हमारे पास ये 3 से 4 नाम हैं, आप लोग किसे साथ देंगे, किसको हम लोग टिकट दें, तो वो चीज़ का हम लोग सर्वे कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें आप माननीय मंत्री जी हरदीप सिंह जी डग जी की, तो उनका तो जिस प्रकार से गांव में विरोध हो रहा है कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि इन्हीं की वजह से ये डबल जो उपचुनाव का बोर पड़ा है अपने ऊपर, जो जनता को इस मार को सहना पड़ा, ये इन्हीं जैसे महान लोगों की वजह से सहना पड़ा है। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा कि अपनी पोल खुलने ना दें, इसलिए अपन सरकार बदलने या पाला बदलने वाली राजनीति करी हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बात तो अब मुझे करने में भी थोड़ी शर्म सी महसूस होती है, क्योंकि बेचारी कहाँ गई है, आजकल लोगों के दिमाग से कांग्रेस निकल गई है, शायद खो गई है कहीं ना कहीं। या तो सोनिया जी और राहुल जी की परिवारवाद में खो गई है, या फिर यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के परिवारवाद में खो गई है। ये उपचुनाव से आप भी एक अच्छा चेहरा सुहासरा विधानसभा से लग सकते हैं क्या? उपचुनाव से आप भी पार्टी आपको भी कैंडिडेट बना सकती है, या फिर कहें कि आप भी चुनाव में उतर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने पहले ही बोला था, सर्वप्रथम हमने घोषणा करी है, क्योंकि जो पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इस प्रकार की हमने मैनिफेस्टो जारी करा है, क्योंकि हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, हम लोग सेवा करने आए हैं और हमेशा जनता की सेवा ही करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़ें। अगर आपकी पार्टी अपने उम्मीदवार को उपचुनाव में उतारती है तो आपके मैनिफेस्टो में कुछ मुख्य चीज़ें क्या क्या रह सकती हैं? जी, हमारी पार्टी में जो मुख्य मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं वो 3 हैं। बेरोज़गारी को ख़त्म करना,
जिसके लिए भी हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो बेरोज़गारी वैसे भी ख़त्म हो सकती है और वो हम वैसे भी करेंगे, चाहे सरकार में हम लोग आएँ या हमारे विधायक आएँ या ना आएँ। क्योंकि अभी जैसे ही उपचुनाव खत्म होते हैं उसके बाद एक पार्टी के द्वारा एक मुहिम छेड़ी जाएगी, जिसके द्वारा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन फैक्ट्री वालों को बताना चाहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश में काम करना है तो मध्य प्रदेश के युवाओं को ही काम पे रखना पड़ेगा। अदर लोगों को आप अगर काम पे रखेंगे तो अब हम महात्मा गांधी वाली पार्टी तो है नहीं, हम क्या भगत सिंह को आइडेंस मानते हैं? तो आप लोग सोच विचार कर सकते हैं। हम सीधे सीधे बात करें भाषा में तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा ही काम करेगा, अदर स्टेट का युवा काम नहीं कर पाएगा। और किसानों के लिए हमने जो सोचा है वो ये कि किसानों का जो माल है वो वहीं उनके घर से खरीदा जाएगा, मंडी भाव से अच्छे दामों में खरीदा जाएगा। और जो बाहर के व्यापारी आके जो धांधली मचा रखी है इनको अब अपने घर की वापसी दिखाई जाएगी और राइट टू रिकॉल हम किसी भी तरह से लागू करवाएंगे। ये राइट टू रिकॉल जो है ये किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विधायक रहेंगे, कैसे मानेंगे उस चीज़ को? आप इसको थोड़ा और जनता को बताएं, क्योंकि ये संभव चीज़ नहीं है राइट टू रिकॉल जो आप बात कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं भी कुछ जनप्रतिनिधि बना और मेरे सारे जो जिन चीज़ों के लिए मैं अपना पैसा खर्च करके अगर जनप्रतिनिधि बनता हूँ, एक चुनाव लड़ने के लिए मैं 20, 25, 50 करोड़ लाख करोड़ रुपए अगर खर्च करके अगर बनता हूँ और वो सुविधा से मैं वंचित रह जाता हूँ, मेरे को नई गाड़ी नहीं मिलेगी, हेलीकॉप्टर नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज़ें रह जाती है, मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो मैं कैसे उस चीज़ को मानूंगा? मतलब एक खुद अगर मैं जनप्रतिनिधि बना तो मैं कैसे उन चीज़ों से वो करूँगा? आप कैसे मानते क्या जनप्रतिनिधि की शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी, ऐसा आपको क्या लगता है? जी देखिए, जनता को हम लोग जिस तरह से बताएंगे, जनता को हमने हमारी बात रखी है, जनता के सामने हमने रखा है और जो प्रस्ताव रखा है जनता समझ रही है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो सही में सेवा के लिए आएगा। और जब सारे लोग मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारत देश की जनता अगर इस बात पे सोचेगी तो जब वो लोग मूड बना लेंगे कि हमें उसी व्यक्ति को वोट देना है जो ये सब करने को तैयार होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा और किसी भी हालत में इनको ये करना भी पड़ेगा। और जो लोग ये सोच के राजनीति में आते हैं कि हम पैसा बना लेंगे, घर बना लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, उन लोगों का राजनीति से दूरीकरण बन जाएगा और राजनीति एक साफ सुथरी लेवल पे हो जाएगी, जैसे कि आपने अदर स्टेटों में देखा है, अदर कंट्री में देखा है, सॉरी, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहाँ पे राइट टू रिकॉल चलता है, हांगकांग की बात करें राइट टू रिकॉल चलता है, अपना मॉरिशस में राइट टू रिकॉल चलता है। तो इन देशों की आप देखिए विकास किस तरह से होता है इन देशों का। आज मॉरिशस बहुत छोटा देश है पर विकास के मामले में बहुत बड़ी जीडीपी पे पहुंच चुका है। वो कारण सिर्फ एक ही कि वहाँ की राजनीति साफ सुथरी है, वहाँ के नेता देश के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में नहीं सोचते। हमारे नेता घर के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का ही जो चेहरा अपने लोगों को दिखाया है, जो मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, वो इतना साफ और इतना स्वच्छ दिखाया जाता है कि जैसे वो भगवान, कुछ जगह तो उनकी आरती भी मैंने सुनी है, मतलब भगवान की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, अब लगता है कि भगवान ही वही बन गए, मोदी जी बन गए, माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे। तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज तक किया कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि उन्होंने भी किया कुछ नहीं है। जो कुछ पुराने काम थे वो सिर्फ कांग्रेस सरकार के थे, उनको पूरा किया है उन्होंने। उसके अलावा अगर उन्होंने नया कुछ किया है तो वो गया है स्ट्रेचेबल लेबोरेटरी, जिसका कोई यूज़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं। हम मानते हैं कि महापुरुष थे, आपने उनके लिए स्ट्रेचो बनाया, बहुत अच्छा करा, पर वही पैसा आप शिक्षा में खर्च करते हैं, आप हॉस्पिटल में खर्च करते हैं। तो आज ये कोरोना में हमें इधर उधर ट्रेन के डब्बे ढूंढने पड़ रहे, ये ना ढूंढने पड़ते हैं। जो मोदी जी ने जो किए हैं वो सिर्फ वो काम किए हैं जो होने थे, जो हो रहे थे। बाकी सत्यता के पटल पे जो लोगों को फायदा पहुंचा सके, जो देश के हित में आ सके, ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ एक मुखौटा बना के दिखाया गया है कि बहुत अच्छा काम मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। अगर आज किसान की सबसे बुरी हालत है तो उसमें भी कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं रेडियो पे बोलते हैं भारत आत्मनिर्भर बने। अरे आत्मनिर्भर आप बनने नहीं दोगे तो बनेगा कहाँ से आत्मनिर्भर? आपने सारी चीज़ें तो विदेशों में बेच दी है। आज आपने हमसे बोल दिया चीन की ऐप डिलीट कर दो, आप खुद चाइना को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए प्रस्ताव दे के आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावा कुछ और है, करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। मतलब देश की राजनीति की जो हालत है वो बहुत ही खराब हालत है और खास करके मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत % जिम्मेदार मानता हूँ। भले कांग्रेस की अपन माने कि परिवारवाद की राजनीति चलती है उसमें, इसमें कोई दोहमत नहीं है। बाकी जो माननीय राहुल गांधी जी जो 1000 बार बोल रहे हैं वो सत्य वचन बोल रहे हैं बेचारे जी, कि बहुत सही बताते हैं वो, उन्होंने सत्यता बताई है देश को। बाकी उनकी कोई सत्यता मानने को तैयार नहीं है। आज अपन बात करें मोदी जी से, कोई भी मीडिया वाला सवाल पूछता है तो वो सिर्फ 3 विषयों पर बोलते हुए मुझे अक्सर दिख जाते हैं। पाकिस्तान ने हमला कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने हमला कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया, मेरे को विदेश जाना है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर चाइना से आपको लड़ना है, पाकिस्तान से आपको लड़ना है तो अपन सेना क्यों रखें? मोदी जी को ही लड़ा लेते हैं, फिर सेना की जरूरत ही नहीं है अपने को। मतलब ये लोग कुल मिला के देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है इनको, सिर्फ इनका काम चलता रहे, इनकी जय जयकार होती रहे, बस इससे कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री जी को। हमारे साथ थे
इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह जाना, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।